नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल साइंसेज में। मैं हूं चंदन सर। आज हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव प्रतिरक्षा तंत्र यानी ह्यूमन इम्यून सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ये अध्याय बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आज हम जानेंगे कि हमारा शरीर बिना किसी हथियार के लाखों बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोग जनकों से कैसे लड़ता है, प्रतिरक्षा क्या होती है, इसके प्रकार क्या हैं और टीकाकरण हमें रोगों से कैसे सुरक्षित रखता है। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार रखिए क्योंकि आज का लेक्चर आपकी बोर्ड तैयारी को बहुत मजबूत बनाने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का अपना टॉपिक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम रोज लाखों बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के संपर्क में आते हैं, फिर भी हर दिन बीमार क्यों नहीं पड़ते? हमारे शरीर के अंदर एक अदृश्य सेना 24 घंटे हमारी रक्षा करती है। यही सेना बच्चों मानव प्रतिरक्षा तंत्र या ह्यूमन इम्यून सिस्टम कहलाता है। आज हम जानेंगे कि यह सेना कैसे काम करती है, इसके कितने प्रकार हैं और यह हमें रोगों से कैसे बचाती है। अगर बात करें बच्चों प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी की बात करें तो ये इसका अर्थ है कि रोगों से जो लड़ने की शारीरिक क्षमता होती है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। जो तंत्र यह कार्य करता है उसे मानव प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है रोग जनकों यानी पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और परजीवी से शरीरों क्या करना, रक्षा करना। फिर से समझिए, वायरस, फफूंद और परजीवियों से शरीर की रक्षा करना, ये हमारे इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य है। बच्चों, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र ना होता, अगर हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र ना होता तो क्या एक साधारण सर्दी जुकाम भी जानलेवा हो सकता था? इसी सवाल का जवाब आज के इस लेक्चर में मिलेगा। यानी ये जो प्रश्न मैंने किया आपसे, इसका जो जवाब है वो आज के इसी लेक्चर में मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों मानव प्रतिरक्षा तंत्र यानी ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहली हेडिंग बच्चों है वो है परिचय यानी इंट्रोडक्शन। क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मानव शरीर को बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, परजीवी तथा अन्य रोग जनकों से बचाने वाला जो तंत्र है वो प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम कहलाता है। यानी हमारा जो शरीर है बच्चों वो क्या करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, परजीवी तथा अन्य रोग जनकों से क्या करता है, फाइट करता है और हमें बचाता है। तो ये जो बचाने वाला सिस्टम है बच्चों, यही क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्यून सिस्टम कहलाता है। आगे अगर बात करें बच्चों तो ये दो प्रकार के होते हैं। यानी टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें यानी प्रतिरक्षा की बात करें, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करें, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, अगर आप ध्यान समझें तो ये जन्मजात प्रतिरक्षा यानी इन्नेट इम्यूनिटी होती है। वहीं जो दूसरा होता है बच्चों वो अर्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यून होता है। याद रखेंगे। आइए एक एक करके बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें जो आपको पढ़ना है बच्चों वो पहला है जन्मजात प्रतिरक्षा यानी इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है। तो बच्चों सोचिए, अगर आपका घर है, बच्चों सोचिए आपका घर है, चोर घर के अंदर घुसने से पहले उसे कई सुरक्षा परतों से गुजरना पड़ेगा। पहले दीवार, फिर गेट, फिर सिक्योरिटी गार्ड। हमारे शरीर में भी बिल्कुल ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होती है। इन्हीं सुरक्षा परतों को जन्मजात प्रतिरक्षा के मुख्य अवरोध कहते हैं। तो भाई बच्चों हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। तो फिर से समझिएगा, यह जन्म से उपस्थित होती है और सभी रोग जनकों के विरुद्ध प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है, यह जन्म से उपस्थित होती है और सभी रोग जनकों के विरुद्ध प्रारंभिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसमें जो मुख्य अवरोध है यानी जो बैरियर है उसको हम एक एक करके देखेंगे। क्लियर है, यहाँ पे जो बात करेंगे वो फिजिकल बैरियर यानी भौतिक अवरोध है, जैसे त्वचा, श्लेष्म और झिल्ली। त्वचा को स्किन कहते हैं, श्लेष्म को म्यूकस कहते हैं और झिल्ली को मेम्ब्रेन कहते हैं। तो समझिएगा बच्चों, जैसे घर की दीवार चोर को रोकती है वैसे ही त्वचा रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देती है। क्लियर है, ये जो फिजिकल बैरियर होते हैं, ये त्वचा से श्लेष्म, झिल्ली, ये हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोगाणुओं को प्रवेश करने से रोकते हैं। दूसरा जो बच्चों है वो शारीरिक अवरोध है यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर है। ठीक है, ये जो शारीरिक अवरोध है इसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। इसमें आंसू, लार, पेट का HCl ये सभी इंक्लूड हैं। समझेंगे बच्चों, अगर कुछ जीवाणु अंदर पहुंच भी जाए, यानी अगर समझिए त्वचा, म्यूकस और मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अगर कुछ जीवाणु हमारे शरीर में पहुंच भी जाते हैं तो क्या होता है, उन्हें आंसू और लार उन्हें धो देते हैं, जबकि पेट का जो HCl होता है उन्हें बच्चों क्या करता है, नष्ट कर देता है। तीसरा बच्चों ध्यान समझिएगा, ये जो होता है ये सेलुलर बैरियर होता है यानी कोशिकीय अवरोध होता है। क्या होता है, कोशिकीय अवरोध। इसमें आपको दो ध्यान देने हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज।
न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। ध्यान समझिएगा, इन्हें शरीर के सैनिक या सोल्डर समझिएगा। बिल्कुल, जो सेलुलर बैरियर यानी कोशिकीय अवरोध होते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कोशिकीय अवरोध को सोल्जर कहते हैं, सैनिक कहते हैं। ये शरीर के सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं। जहां भी रोगाणु दिखते हैं ये उन्हें पकड़कर नष्ट कर देते हैं। चौथा जो बच्चों है वह साइटोकाइनिन अवरोध। क्या है? साइटोकाइन अवरोध। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे जो चौथा बच्चों साइटोकाइन अवरोध है यानी साइटोकाइन बैरियर है, इसका उदाहरण आपको इंटरफेरॉन देखने को मिलेगा। इसका जो उदाहरण होगा बच्चों वो क्या होगा? इंटरफेरॉन होगा। समझिएगा, यदि वायरस हमला करता है तो जो संक्रमित कोशिकाएं होती हैं वो इंटरफेरॉन छोड़ती हैं, जिसके कारण इनके आसपास की कोशिकाओं को चेतावनी देता है और वायरस के फैलने की गति को क्या कर देता है? कम कर देता है। सपोज दैट मान लीजिए ये एक सेल है, ये क्या हो गई है? डैमेज हो गई है। अब इसके आसपास जो सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स हैं, तो ये जो डैमेज सेल्स है ये किसका सिक्रेशन करेगी? इंटरफेरॉन का सिक्रेशन करेगी, ताकि जो आसपास जो बची हुई सेल्स हैं वो डैमेज ना हो। क्लियर है? ये था हमारा जन्मजात प्रतिरक्षा या इन्नेट प्रतिरक्षा इम्यूनिटी के अंतर्गत। अब आपको जो दूसरा पढ़ना है वो पढ़ना है अर्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो पार्ट है, इसमें सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी को हमें देखना है। क्लियर है? तो समझिए, सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब हो गया यानी एक्टिव इम्यूनिटी, और एक्टिव का मतलब होता है खुद से काम करना। यानी जब हमारा शरीर किसी रोगाणु के आने पर खुद एंटीबॉडी बनाता है और उससे लड़ना सीख जाता है, तो इसे सक्रिय प्रतिरक्षा या एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उदाहरण के तौर पर आप मान सकते हैं, जैसे आपको चिकन पॉक्स हुआ। क्या हुआ बच्चों? आपको मान लीजिए एक चिकन पॉक्स बीमारी होती है, वो चिकन पॉक्स हो गई। अब उसका जो वायरस है आपके शरीर में क्या कर लिया? एंटर कर लिया। उसका जो वायरस है वो कहां गया? शरीर में गया। अब शरीर इस वायरस को क्या कर रही है? पहचान रही है। यानी जो बॉडी है वो शरीर क्या कर रही है? वायरस को पहचान रही है और खुद ही किसका निर्माण कर रही है बच्चों? एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है। क्लियर है? किसका निर्माण कर रही है? एंटीबॉडी का निर्माण कर रही है, जिससे वायरस क्या हो रहे हैं? खत्म हो जा रहे हैं। समझिए, आपको बीमारी हुई चिकन पॉक्स, उसका वायरस शरीर में एंटर किया, ठीक है, बॉडी ने उसको पहचाना और पहचानने के बाद क्या बना दिया? एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी बनने के बाद जो वायरस है वो नष्ट हो गया। क्लियर है? तो ये बीमारी आपको खत्म हो जाएगी। बड़ी खास बात इसमें ध्यान रखिएगा कि भविष्य के लिए स्मृति कोशिकाएं भी शरीर बना लेता है। स्मृति कोशिकाओं का मतलब है मेमोरी सेल। एग्जाम्पल के तौर पर, फिर कभी फ्यूचर में आपको चिकन पॉक्स होता है, फ्यूचर में कभी फिर चिकन पॉक्स होता है, तो जैसे चिकन पॉक्स का वायरस हमारे शरीर में एंटर करेगा, बॉडी तुरंत पहचानेगी और पहले से जो बनी हुई एंटीबॉडी है उस पर अटैक कर देगा और ये वायरस तुरंत क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। आपने शरीर स्वयं बॉडी बनाता है, ये चिकन पॉक्स के थ्रू आपने समझ लिया। अब आपको संक्रमण या टीकाकरण, ठीक है, वैक्सीनेशन से विकसित होती है, जो कि लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करती है, इसके बारे में समझना है। यानी वैक्सीनेशन एंड टीकाकरण के बारे में बात करनी है। बच्चों मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, अगर आप आज से तैयारी कर लें तो एग्जाम आने पर आप आसानी से अच्छे अंक ला सकते हैं। लेकिन अगर बिना तैयारी के सीधे एग्जाम देने जाएं तो मुश्किल होगी। वैक्सीन भी हमारे शरीर को पहले से ही तैयार करती है। क्लियर है? वैक्सीन में जो बच्चों होता है क्या कि वैक्सीन में रोग पैदा करने वाले जीवाणु या वायरस का मृत या कमजोर या उसका कोई भाग होता है। क्लियर है? जब वैक्सीन शरीर में लगाई जाती है तो शरीर उस एंटीजन को पहचान लेता है और शरीर क्या करता है? खुद एंटीबॉडी बनाता है, जिससे मेमोरी सेल्स भी बन जाती है। भविष्य में अगर रियल में ये जो रोगाणु हैं अगर आपके शरीर में प्रवेश करेंगे तो ये वैक्सीन से जो उपस्थित था, एंटीबॉडी बनाया था, ये उससे क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे बीसीजी का टीका, ठीक है, जो टीबी का टीका होता है वो बीसीजी होता है। क्लियर है? याद रखेंगे। यहां तक ये टीकाकरण की बात हो गई। अब आपको जो बच्चों समझना है वो समझना है निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी के बारे में बात करनी है। बच्चों, पैसिव का अर्थ ही होता है कि दूसरे पर निर्भर, यानी जब हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी नहीं बनाता बल्कि एंटीबॉडी किसी दूसरे स्रोत से मिलती है, तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा या पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए, एंटीबॉडी कहां से प्राप्त होगा? बाहर से प्राप्त होगा। जैसे मां के दूध कोलोस्ट्रम से शिशु को मिलता है, जो कि तुरंत सुरक्षा देती है, लेकिन अकाल्पनिक होती है। क्या होती है? अकाल्पनिक होती है। आइए मैं इसको समझाता हूं। जैसे जन्म के बाद मां का पहला जो दूध होता है वो कोलोस्ट्रम कहलाता है। इसमें जो तैयार एंटीबॉडी IgA होती है। ठीक है, जो मिल्क होता है मदर का, उसमें जो एंटीबॉडी होता है वो IgA होता है। क्लियर है? ये एंटीबॉडी शिशु को कई संक्रमणों से बचाता है। ये जो IgA एंटीबॉडी है वो जो बेबी है उसको कई इन्फेक्शन से क्या करता है? बचाता है। यहाँ जो शिशु है वो एंटीबॉडी खुद नहीं बना रहा है, बल्कि जो मदर है उसको मिल्क के फॉर्म में क्या कर रही है? गिफ्ट कर रही है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे,
वहीं अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें, यार मान लीजिए किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया, ठीक है, तो डॉक्टर क्या देते हैं, स्नेक वेनम देते हैं, यानी एंटी वेनम देते हैं, जो कि पहले से बनी हुई होती है। क्लियर है? यह तुरंत जहर के प्रभाव को क्या कर देती है, कम कर देती है। यहां भी शरीर एंटीबॉडी नहीं बनाता बल्कि बाहर से मिलता है। अगर थोड़ा सा एक टॉपिक बच्चों आप यहां समझे, यानी जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है और पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसमें क्या फर्क होगा। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है बच्चों, ये शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है। क्लियर है? दूसरी बात, इसमें सुरक्षा जो होती है वो देर से होती है, ये लंबे समय तक बनी रहती है। ठीक है, और यहां पर मेमोरी सेल्स भी बनता है। तो याद रखेंगे, एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, शरीर स्वयं एंटीबॉडी बनाता है, सुरक्षा देर से होती है, लंबे समय तक रहती है, मेमोरी सेल्स इसमें बनती हैं। अगर बच्चों निष्क्रिय यानी पैसिव इम्यूनिटी की बात करूं तो एंटीबॉडी कहां से मिलती है, बाहर से मिलती है, सुरक्षा यानी तुरंत मिल जाता है और कुछ समय तक ही रहता है, यानी ज्यादा देर तक नहीं रहता है। और सबसे खास बात, इसमें मेमोरी सेल्स नहीं बनती, यानी स्मृति सेल्स नहीं बनती। तो इन सब से जो आपने इन्नेट इम्यूनिटी पढ़ा, इसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि मानव प्रतिरक्षा तंत्र शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है। जन्मजात प्रतिरक्षा तुरंत सुरक्षा देती है, जबकि अर्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो विशिष्ट रोगजनकों के विरुद्ध लंबे समय तक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। आई होप बच्चों आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो होता है अर्जित प्रतिरक्षा के कौन कौन से घटक होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर जो अर्जित प्रतिरक्षा यानी कंपोनेंट्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, पहला होता है बी लिम्फोसाइट। ठीक है, ये कहां पे बनते हैं, ये अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में बनते हैं। ये किनका काम होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करना। ठीक है, ये जो बी लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाते हैं, इनको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं। वही जो दूसरा है बच्चों, वो टी लिम्फोसाइट है या थाइमस लिम्फोसाइट है। ठीक है, यहाँ थाइमस से परिपक्व होते हैं। क्लियर है? ये जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट जो होता है वो थाइमस में मेच्योर होता है। ये संक्रमित कोशिकाओं, ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करता है। क्लियर है? और इससे कोशिकीय प्रतिरक्षा या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं या CMI भी कहते हैं। इतना ही बस आपको बच्चों यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है। अब जो यहाँ पे ध्यान से एक पॉइंट और समझिए कि जो मैकेनिज्म ऑफ इम्यूनिटी कैसा होता है। ठीक है, देखिए जो रोगजनक होगा शरीर में प्रवेश करेगा, जन्मजात प्रतिरक्षा उसको अवरोध करेगा। यदि रोगजनक बच जाता है, यानी समझिए अगर रोगजनक शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है, तो जो जन्मजात प्रतिरक्षा अवरोध है, यानी जो हमारी त्वचा है, ठीक है, म्यूकस है, श्लेष्मा है यानी झिल्ली है, अगर इनसे बच जाता है और शरीर में प्रवेश कर जाता है, तो यहाँ पे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है भैया, ये एक्टिव हो जाती है, जिससे रोगजनक नष्ट हो जाता है और स्मृति कोशिकाएं बन जाती हैं। क्लियर है? याद रखेंगे ये तरीका होता है। अब जो आपको अगला पॉइंट बच्चों यहाँ पर पढ़ना है वो है प्रतिरक्षा तंत्र का महत्व, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, शरीर को रोगों से बचाता है, संक्रमण को नियंत्रित करता है, वैक्सीन को प्रभावशीलता का आधार देता है, शरीर में प्रतिरक्षा स्मृति यानी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी विकसित करता है। वहीं पर कैंसर कोशिकाओं और परिवर्तित कोशिकाओं को भी बच्चों क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। अगर आपसे बात करें कि बोर्ड एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे परिभाषा, ठीक है, प्रकार, चित्र, बी और टी लिम्फोसाइट का कार्य तथा महत्व अवश्य लिखें। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। साफ और लेबल युक्त चित्र बनाना है, पूरे अंक प्राप्त करने की संभावना बढ़ जाती है। तो याद रखेंगे ये पूरा का पूरा ये जो डायग्राम है, आपको ये ह्यूमन का डायग्राम भी बनाना होगा। ठीक है, तो आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अगर आप 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सिर्फ वीडियो आपके लिए है, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा।